जब भी दो इंसानों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो दोनों में नोक-झोंक होती है और नोक-झोंक कई बार लड़ाई-झगड़े में तब्दील हो जाती है और लड़ाई-झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करने पर उतारू हो जाता है और वो चाहता है मैं किसी भी तरीके से इसकी जान ले लूँ। और जब वो इस तरीके से जान लेने का बिल्कुल अपने दिमाग में फाइनल कर ही लेता है, तो उसके बाद ये सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि सामने वाला ज़्यादा विरोध ना कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि उसने हमला किया और वो उससे छूट कर भाग जाए और जाकर वो पुलिस को सारी चीज़ें बता देगा कि किसी ने उस पर हमला किया और उसकी जान भी नहीं जाएगी और हमें जेल हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि उसने उस पर हमला किया और वो इतनी ज़ोर से शोर मचा दे कि लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़्यादातर अपराधी ऐसा करते हैं कि वो सामने वाले को, अगर वो उनके परिवार का है या उनके जानने वाला है या उनका दोस्त है, तो उसको कोई ऐसी नशे की चीज़ खिलाते हैं उसके खाने में या उसके ड्रिंक में, जिससे कि वो बेहोश या सो जाता है और फिर बड़े आराम के साथ बिना किसी विरोध के वो उसकी हत्या करते हैं और उसकी बॉडी को जहाँ मर्जी वो फेंक सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी भी कुछ इसी से मिलती-जुलती है। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें ये साफ-साफ ये दिखाया गया है कि जिसकी हत्या होनी है वो एक ताकतवर है और जिसने हत्या करनी है वो एक कमज़ोर है। और अब वो उसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि मैं सामने वाले ताकतवर इंसान की हत्या कैसे करूँ? और वो सामने वाला बहुत ऐसे क्राइम शो देखता है और देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया ऐसा था कि वो सामने वाले से बोलता है कि तुम मुझे कुर्सी पर बाँधो और हम कुछ गेम खेलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें कुर्सी पर बाँधता हूँ, फिर हम कुछ गेम खेलेंगे और और उसी गेम में वो सामने वाले की बड़े आराम के साथ हत्या कर देता है क्योंकि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बंधे हुए थे। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है गुजरात से। गुजरात में एक जगह है अमरोली और अमरोली में एक चित्तल रोड है। 7 दिसंबर 2015 की ये कहानी है, सच्ची घटना है। ये चित्तल रोड पर एक वकील साहब का परिवार रहता था और जो उनकी बीवी थी, पत्नी थी, वो नर्स का काम करती थी और जो उनका एक बेटा था, उसका नाम था सिद्धार्थ, उम्र थी 24 साल और एक बेटी थी निकिता, उसकी उम्र थी 17 साल। 7 दिसंबर 2015 को अचानक निकिता चीखती और चिल्लाती हुई अपने घर से बाहर आती है और लोगों को बताती है कि उसके भाई पर किसी ने हमला कर दिया है और वो दर्द से तड़प रहा है। तो वहाँ पर सारे पड़ोसी इकट्ठे होते हैं और निकिता से पता करते हैं कि तुम्हारे मम्मी और पापा कहाँ पर हैं। तो निकिता बताती है वो किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में बाहर गए हैं। खैर सारे पड़ोसी घर जाते हैं और जाकर देखते हैं सिद्धार्थ एक कुर्सी से बंधा हुआ है और वो कुर्सी नीचे गिरी हुई है और सिद्धार्थ तड़फ रहा है और बहुत उसका खून बह रहा है। ये देखकर पड़ोसी पुलिस को और वकील साहब को फ़ोन करते हैं और सिद्धार्थ को फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि आपने इसको यहाँ पर लाने में बहुत देर कर दी क्योंकि खून इतना बह चुका है। 2 चाकू उसके सीने में लगे हुए हैं और 1 चाकू सीधा उसकी गर्दन में किसी ने मारा था और जिससे खून ज़्यादा बह गया और सिद्धार्थ को हम नहीं बचा पाए। खैर पुलिस सारा क्राइम सीन देखती है और क्योंकि घर पर निकिता थी, जो वकील और उनकी पत्नी नर्स घर पर नहीं थे, तो सारी जो बयान थे वो सब निकिता से ही पुलिस को लेने थे। तो निकिता बताती है कि वो घर के अंदर ही थी किचन में और इसी बीच कुछ लोग आते हैं और अचानक सिद्धार्थ पर उन्होंने हमला कर दिया और वो वहाँ से चले गए। खैर अब क्योंकि निकिता की उम्र ही बहुत कम थी, 17 साल की लड़की थी। अब पुलिस उसका बयान दर्ज करती है और जितने भी सीसीटीवी फुटेज उनके घर की तरफ रास्ते में लगे हुए थे, सारे फुटेजों को खंगाला जाता है। तो उसमें कहीं भी कुछ ऐसा पुलिस को नहीं मिलता कि उनके घर में कोई गया है। तो सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद भी पुलिस को कुछ ऐसा क्लू नहीं मिलता, जिसमें किसी भी कैमरे में ये नहीं दिखाई देता कि वकील साहब के घर के अंदर कोई गया है या उससे कोई बाहर आया है। और दूसरा पुलिस को ये निकिता पर थोड़ा ये शक होता है कि एक इंसान को बाहर से कुछ व्यक्ति आते हैं और वो कैसे इतनी जल्दी उसको कुर्सी पर बांध सकते हैं और इतनी जल्दी उन्होंने कुर्सी पर उसको बांध दिया और उस पर चाकुओं के वार भी कर दिए और निकिता को कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि कोई भी बाहर से आएगा तो पहले सिद्धार्थ से वो बात करेगा, उसके बाद सिद्धार्थ भी चीखेगा, चिल्लाएगा। अब क्योंकि निकिता घर के अंदर ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि निकिता किचन से या बाथरूम जहाँ पर भी वो थी, वहाँ से सिद्धार्थ के पास ना आए। और अगर सिद्धार्थ के पास निकिता उस वक्त आती, तो जो भी लोग हत्यारे थे, तो वो निकिता पर भी हमला करते या निकिता अपने भाई को बचाने के लिए उन हत्यारों पर हमला करती। लेकिन निकिता को कोई ऐसी चोट नहीं लगी हुई थी और निकिता को खैर पुलिस उससे बयान लेती है और
और सब तरीके से पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है कि हो सकता है सिद्धार्थ के कुछ दोस्त हों, या सिद्धार्थ का कोई ऐसा अफेयर हो, या सिद्धार्थ का किसी से लड़ाई झगड़ा हो, या हो सकता है वकील साहब का या उनकी पत्नी का किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई पैसे का लेन देन हो। और सारी चीज़ें पुलिस ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। अब घूम फिर कर फिर बात निकिता के पास ही आती है। अब यहाँ पर क्योंकि निकिता की उम्र बहुत कम थी, तो इसलिए पुलिस को ये सोचने पर कई बार मजबूर होना पड़ता है कि एक बहन अपने भाई की हत्या कैसे कर सकती है। अब क्योंकि जो दोनों के जो भाई बहन थे, दोनों में प्यार था और कोई ऐसा दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई दूसरा कोई क्लू भी ऐसा नहीं मिलता जिससे पुलिस किसी और पर ऐसा शक कर पाए, क्योंकि जो कैमरे थे उसमें भी कुछ ऐसा नहीं आता है, और ना ही वकील साहब का या उनकी पत्नी का या सिद्धार्थ का किसी से कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा है, या कोई ऐसा पैसे का लेन देन है, कोई अफेयर है, कोई भी चीज़ जब पुलिस के सामने नहीं आती, तो जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी थे उनको यही लगता है कि घूम फिर कर जांच जो है सारी निकिता के ऊपर ही आती है, और वो इस बात का बिल्कुल फाइनल करते हैं कि अब जो भी बात करनी है वो निकिता से ही करनी है। अब कुछ पुलिस ऑफिसर, जो निकिता जिस स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त वो 12th में थी, उस स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि निकिता का बिहेवियर कैसा है और वो कैसे बात करती है, क्या किसी पर उसका शक है या कोई ऐसा अफेयर है। तो पता ये चलता है कि निकिता जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था नवनीत, और निकिता नवनीत से प्यार करती थी, दोनों का आपस में अफेयर था। और इस बात को निकिता अपने माता पिता को बताती है, वकील साहब को। अब चूंकि नवनीत भी बहुत अच्छे खासे घर से था, और जो इसका परिवार था वो राजनीति से ताल्लुक़ रखता था, और वकील साहब ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी उस घर में करे। अब क्योंकि दूसरी बात ये भी थी कि अभी निकिता की उम्र ही 17 साल थी, तो जो सिद्धार्थ था और वकील साहब थे और जो उनकी पत्नी थी, तीनों इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं, और वो निकिता को समझाते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है और अभी तुम्हें इन चीज़ों की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, और जब तुम बड़ी हो जाओगी और बालिग हो जाओगी उस वक्त तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हारी शादी कर देंगे। यहाँ पर निकिता को लगता है कि ये तीनों मेरे दुश्मन हैं, और इस तरीके से तो जो नवनीत है उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और कर देंगे और मेरा प्यार मुझे नहीं मिल पाएगा, और वो चाहती है किसी भी तरीके से मेरी शादी नवनीत से होनी चाहिए। और यहाँ पर वो मन में ही मन में अपने माता पिता और अपने भाई को अपना दुश्मन मानने लगती है। उसको लगता है कि अगर ये तीनों जिंदा रहे तो मेरा नवनीत से कभी भी विवाह नहीं हो पाएगा, और मुझे किसी भी तरीके से नवनीत से शादी करनी है, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर क्योंकि वो अपना मन बना पूरी तरह से अपना मन बना चुकी थी कि मुझे अब इन तीनों की हत्या करनी है, अब उसके लिए वो अपनी तैयारी शुरू कर देती है। और बहुत सारे ऐसे क्राइम शो टीवी पर आते हैं और फिल्में आती हैं और क्राइम स्टोरी आती हैं, वो उन सबको देखना शुरू करती है। अचानक एक दिन वो एक क्राइम शो देखती है जिसमें एक पति पत्नी छुपन छुपाई खेल रहे हैं, और पत्नी अपने पति को आंखों पर पट्टी बांध कर ढूंढ रही है, और उसके बाद पति अपनी पत्नी की आंखों पर पट्टी बांधता है और वो उसको ढूंढती है। तो उसको जैसे बचपन में भी होता था छुपन छुपाई खेलना, तो कुछ इसी तरीके का ये प्रोग्राम था जिसमें पति पत्नी इसी तरीके का गेम कर रहे थे। और इसमें थोड़ा ऐड ये था कि पहले पति बोलता है कि तुम मेरे कुर्सी पर हाथ पैर बांध दो और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो और छुप जाओ, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कहाँ पर हो और किस तरीके से मैं कुर्सी को आगे सरकाता हूँ या इसको घसीटता हूँ। वो पहले खुद को बंधवाता है और उसके बाद फिर अपनी पत्नी को बोलता है कि अब मैं तुम्हें बांधता हूँ और अब तुम बताना कि मैं कहाँ पर हूँ। और जैसे ही वो अपनी पत्नी को बांधता है, क्योंकि वो पहले से ही उसकी हत्या करनी चाहता था, तो उसके हाथ और पैर इतने कस के बांधता है कि उसकी पत्नी को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उसका पति उसको मारने वाला है, और वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसके बाद चाकू से अपनी पत्नी की जान ले लेता है। ये चीज़ जब निकिता देखती है उसको लगता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। अब क्योंकि सिद्धार्थ जिसकी उम्र 24 साल है और वो ताकतवर है, और जो निकिता थी वो 17 साल की थी और वो लड़की थी और कमज़ोर थी, उसको लगता है कि मैं इस तरीके से सिद्धार्थ को नहीं मार पाऊंगी, और उसके बाद अगर मैं ये उसके हाथ पैर ही बांध दूँ तो मैं बड़ी आसानी से उसकी हत्या कर सकती हूँ। और पहले सिद्धार्थ की हत्या करूँगी और उसके बाद फिर अपनी माता की करूँगी और उसके बाद पिता की, और उसके बाद मैं नवनीत से शादी कर लूँगी और जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे नाम हो जाएगी, और किसी को मुझ पर शक भी नहीं जाएगा क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है। और अगर पकड़ी भी गई बाई चांस तो मुझे इतनी सज़ा भी नहीं होगी क्योंकि अभी 18 साल की वो हुई नहीं है, और हमारे देश का कानून 18 साल से कम के बिल्कुल बच्चा ही मान के चलता है। और निकिता इस चीज़ का फाइनल करती है और वो इस चीज़ का मौके की तलाश में लगी रहती है, और ऐसा ही मौका ये मिलता है उसको 7 दिसंबर 2015 को, जब उसके माँ बाप किसी फंक्शन में जाते हैं और सिद्धार्थ और निकिता जाने से मना कर देते हैं। अब
जब जैसे ही वकील साहब और उनकी पत्नी घर से निकलते हैं, तो अब निकिता अपने भाई से थोड़ी अटखेली करना, थोड़ी छेड़खानी करनी शुरू कर देती है, जैसे 2 भाई-बहन करते हैं। और वो इसको दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, और अपने भाई से कहती है कि चलो आज हम कुछ नया गेम खेलते हैं। अब सिद्धार्थ पहले मना करता है, क्योंकि सिद्धार्थ कई बार उसको पहले डाँट भी चुका था, उसके और नवनीत के अफ़ेयर को लेकर। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को लगता है चलो आज बहन खुश है, मैं इसको कई बार डाँट भी चुका हूँ, और शायद अब इसके दिमाग से नवनीत का प्यार का वो जो भूत था वो निकल चुका है, और अब सब कुछ नॉर्मल है। तो वो भी उसके साथ छुपन-छुपाई खेलनी शुरू कर देता है, और वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से उसने वो क्राइम शो देखा था कि पहले तुम मुझे बाँधो, जिससे सामने वाले को इस बात का शक ना हो। निकिता अपने आप को बँधवाती है, और वो गेम पूरा होता है, और उसके बाद बोलती है सिद्धार्थ से कि अब मैं तुम्हें बाँधूँगी। और सिद्धार्थ को जब वो बाँधती है तो इतनी ताकत से बाँधती है कि जब वो उसके ऊपर चाकू से हमला करेगी, तो सिद्धार्थ किसी भी तरह का विरोध उसको ना कर पाए। और वो पूरी ताकत से बाँधने के बाद फिर उसकी आँखों पर पट्टी बाँधती है। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ चिल्लाने लगता है, और वो बताता है कि मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है, जो तुमने मेरी आँखों पर पट्टी बाँधी है, उससे मेरी आँखें अंदर की तरफ दब रही हैं, तो तुम मेरी आँखों की पट्टी खोल दो। अब निकिता को लगा कि दोनों हाथ और दोनों पैर तो वो बाँध ही चुकी है, तो अगर मैं इसकी आँख खोल भी दूँगी तो क्या हो जाएगा? तो वो उसकी आँख खोल देती है, और उसको ये भी लगता है कि अगर उसने उसकी आँख नहीं खोली तो ये जितनी ज़ोर से चिल्ला रहा है तो कोई ना कोई पड़ोसी आ ही जाएगा, और वो आकर देखेगा क्या हो गया है। तो वो मजबूरन उसकी आँख खोल देती है, और उसके बाद फिर किचन से बड़ा चाकू लाती है उठाकर, और कहती है कि इससे मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। यहाँ पर सिद्धार्थ को लगता है कि छोटी बहन है, ये शायद मज़ाक कर रही है, और एक खेल खेल रही है मेरे साथ, और वो उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करता, और वो उसको चिढ़ाता है और हँसता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरे साथ मज़ाक कर रही हो। लेकिन वो बिल्कुल सीरियस थी, और वो जो किचन से चाकू लेकर आई थी, वो चाकू पूरी ताकत के साथ उसके सीने पर मार देती है, और वो चाकू पूरा सीने के अंदर उसके उतर जाता है, और उसके बाद उस चाकू को पूरी ताकत लगाकर वो बाहर खींचती है, और फिर दोबारा से उसके सीने पर मारती है, और फिर उसको बाहर खींचती है, और तीसरा चाकू उसकी गर्दन पे वो इसी तरीके से ज़ोर से रखती है और दबा देती है। अब क्योंकि गर्दन पर चाकू लगा है और जो हार्ट पर चाकू लगता है, सिद्धार्थ जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था, और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर एक कुर्सी से बंधे हुए हैं, वो बुरी तरह तड़पने लगता है, और खून की जो छींटें हैं, बौछारें उसमें से निकलने लगती हैं, जिससे निकिता के कपड़े खून में हो जाते हैं। और वो जो ताकत लगाता है, क्योंकि एक अच्छा खासा 24 साल का वो नौजवान था, अपने आप को खोलने की कोशिश करता है, और इसी ताकत में उसकी कुर्सी नीचे गिर जाती है। अब जो कि पहले उसका गला और सीना एक तरीके से कटा हुआ है, अब उसके बाद वो उल्टा फिर ज़मीन पे गिर गया है, तो उसका खून बहुत तेज़ी के साथ बहने लगता है, और निकिता ये सब चीज़ देखती रहती है कि उसके हाथ-पैर बहुत ताकत से बंधे हुए हैं, और वो फटाफट बाथरूम में जाती है, और बाथरूम में जाने के बाद जो उसके ऊपर खून लग चुका था, उसके कपड़ों पर उन कपड़ों को उतारती है। ये भी उसने क्राइम शो में ही देखा था, और उन कपड़ों को फिर छुपाती है, और फिर दूसरे कपड़े पहनती है, और उसके बाद बाहर जाकर ये शोर मचाती है कि मेरे भाई को पर किसी ने हमला कर दिया है। अब पुलिस ये सुनकर एकदम सन्न रह जाती है कि एक 17 साल की मासूम सी लड़की, और किस तरीके से उसने इतना खतरनाक प्लान बनाया, और वो पुलिस को ये साफ-साफ बताती है कि मैं ये गेम अपनी माता के साथ खेलने वाली थी, और उसके बाद अपने पिता के साथ। अब पुलिस खैर ये सारी बातें वकील साहब को बताती है। वकील साहब को लगता है कि पुलिस असली कातिल को नहीं ढूँढना चाह रही है, और वो सारा इल्ज़ाम मेरी मासूम बेटी पर लगा रहे हैं, और वो पुलिस से बहुत बहस करते हैं, और इस बात को मानने को बिल्कुल राज़ी नहीं होते कि हमारी बेटी नहीं है, ऐसा क्या होगा। अब खैर यहाँ पर पुलिस उनको फिर सबूत दिखाती है, और वो कपड़े दिखाती है जो कपड़े निकिता ने छुपा दिए थे, उस पे जो खून की छींटें थी, उन छींटों का मिलान कराया जाता है फोरेंसिक के द्वारा, और दूसरा वो कैमरे दिखाए जाते हैं जिनमें वो ना ही कोई उनके घर गया था और ना ही आया था, और उसके बाद वो चाकू पर जो निकिता की उँगलियों के निशान थे। खैर सारी चीज़ें सब निकिता के खिलाफ थी, और अब क्योंकि वो 17 साल की थी, ज़्यादा उसको सज़ा भी नहीं हुई। तो ये थी आज की एक सच्ची घटना, और इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।